नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हर दिन हम एक सीट को लेकर विश्लेषण करते हैं और आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। आज हम यहां पर बात करेंगे फूलपुर सीट को लेकर और फूलपुर सीट पर क्या है जातीय समीकरण, कौन सी पार्टी यहाँ पर ज्यादा मजबूत है, इसके साथ ही इंडी गठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है यहाँ पर उसको लेकर भी बात करेंगे। मेरे साथ में मेरे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं और गौरव यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये बताएंगे कि फूलपुर जो सीट है इसके अगर हम इतिहास की बात करें, इसके समीकरणों की बात करें, जातीय समीकरणों की, तो वो कैसा है? देखिए, फूलपुर विधानसभा वो सीट है जिसकी ज्यादातर बातें होती नहीं है क्योंकि वो इलाहाबाद से सटी हुई सीट है। इलाहाबाद जिले के अंतर्गत आती है। जितनी बातें होनी चाहिए उतनी बातें होती नहीं। ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो बहुत समृद्ध सीट रही है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की संसदीय सीट रही, उस वजह से चर्चा में रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो रही। उसके बाद आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की जो समाजवादी कुनबा है उसके कर्ता धर्ता अगर कहे, जिसको अपना आदर्श मान के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो पार्टी आगे बढ़ाया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी उस सीट से चुनाव लड़ा था। 1962 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा जहां उन्हें हार मिली थी। 2017 के पहली बार भाजपा वहां से जीत दर्ज की, प्रवीण पटेल, फिर 22 में भी उन्होंने जीत रखी। जातीय समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जनजाति, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शाक्त, एक अगड़ा पिछड़ा का गठजोड़ अच्छा है। अगर अखिलेश की जो इस समय की वो चल रही है, पीडीएफ फॉर्मूला चल रहा है, अगर हम पीडीएफ फॉर्मूले के तहत देखें तो अखिलेश के लिए ये सीट बड़ी अनुकूल है। तो चीजें अखिलेश के पक्ष में आ रही है। फिलहाल दांवपेच इस वजह से फंसा हुआ है कि वहीं की बगल की लोकसभा सीट पे उज्जवल रमण सिंह जो कांग्रेस के सांसद है और उनका प्रभुत्व माना जाता है पूरे इलाहाबाद में, तो इस वजह से कांग्रेस चाहती है कि फूलपुर सीट उनके पाले में आ जाए, जिस वजह से वो अच्छा चुनाव कंटेस्ट कर सके। जिम्मेदारी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी है। हालांकि अभी जो बीते लोकसभा चुनाव में उनका पर जो उनकी प्रभुत्व वाली जो उनकी प्रभाव वाला जो क्षेत्र रहा है उसमें उस प्रकार का प्रदर्शन देखने को सामने आया नहीं है। तो इसलिए उनके लिए चुनौती तो उनके लिए भी है कि कम से कम एक वो सीट की जिसकी जिम्मेदारी मिली है कम से कम वहां तो नतीजा पार्टी को पक्ष में करके दे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर ये है कि जो कांग्रेस है 1985 के बाद से कोई चुनाव यहाँ पर कांग्रेस ने नहीं जीता है। 1985 के बाद से लगभग 35 सालों से ये पार्टी यहाँ पर जीत नहीं पाई है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का ये दावा है कि क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है नेहरू और गांधी की, तो ऐसे में इस सीट को हमारे पाले में होना चाहिए। इलाहाबाद सीट से जीते हुए हैं जो सांसद यहाँ पर उज्जवल रमण सिंह, उनको पर्यवेक्षक कांग्रेस ने अपनी तरफ से बना दिया है। समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इंद्रजीत सरोज को पर्यवेक्षक बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, वो लगातार वहां पर बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, इसके साथ ही सभाएं हो रही हैं, बूथ स्तर पर तैयारी हो रही है। देखिए, इंडी गठबंधन एकजुट है, एक साथ चुनाव लड़ा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है और दोनों पार्टीज की तरफ से दावेदारी पेश की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि तैयारियां भी चल रही है। तैयारी चल रही है। आप देखिए, आपने श्यामलाल पाल की जब जिक्र किया, श्यामलाल पाल वहाँ के स्थानीय है। बिल्कुल, वहाँ के स्थानीय इंद्रजीत सरोज की बात, इंद्रजीत सरोज अनुसूचित जाति के बड़े नेता है। बिल्कुल, और कौशाम्बी से वो है, कौशाम्बी से विधायक है। और आप देखिए कि कौशाम्बी गृह जनपद है केशव प्रसाद मौर्य का, और वहाँ से 3 विधानसभा चायल केशव प्रसाद मौर्य की आपने बात की यहाँ पर पर्यवेक्षक जाहिर है बीजेपी की तरफ से उनके अपोजिट अगर समाजवादी पार्टी किसी को खड़ा कर सकती थी, कद का नेता, तो इसीलिए यहाँ पर इंद्रजीत सरोज को लाया गया। जब पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ 22 वाला, उसमें कौशाम्बी की जो 3 विधानसभा सीटें सिराथू, चायल और कौशाम्बी, तीनों पे सपा ने क्लीन स्वीप कर दिया था भाजपा का। जो सीटें थी सिराथू की, जिसे जहां से खुद केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे थे, वहां भी हार गए। तो एक तरह से देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के बराबरी का नेता सपा ने उनके सामने खड़ा किया। जहां तक बात है 2022 में मुर्तजा सिद्दीकी को सपा ने उतारा था। और जब आप उज्जवल रमण सिंह की बात कर रहे हैं, उज्जवल रमण सिंह की जो एक बैकग्राउंड है, राजवाड़ा फैमिली से आते हैं,
उनके पिताजी कई बार सांसद रहे हैं। आप पहले लास्ट टाइम जब कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी तो 85 में अमिताभ बच्चन ने जीत दर्ज की थी, बिल्कुल, जिस समय बड़ी शोर शराबे थी, एक बड़ी सेलिब्रिटी थी, उनका अपना एक अलग गंगा किनारे वाले के रहने वाले फैन बेस था। उस चुनाव में कई दुपट्टे उड़े थे, लड़कियों ने अपने दुपट्टे उनके चुनाव प्रचार में दिए, तो ऐसे वो तो एक अलग सिनेरियो था, वो एक अलग समा था जो उस समय बंधा था और चीजें फिर कांग्रेस के पक्ष में आई थी। उन्होंने ऐसे प्रत्याशी बनाया था जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, तो ऐसी चीजें निकल के सामने आई। लेकिन फिर जब पर्यवेक्षक बनाया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है, भले 40 साल बाद नतीजे पक्ष में आए हैं, लेकिन तभी भी कांग्रेस अभी कॉन्फिडेंस में है कि हम फूलपुर सीट अगर हमें मिलती है तो हम चुनाव आराम से निकाल सकते हैं। इस वजह से कांग्रेस दांवपेच में लगी हुई है, कांग्रेस मोलभाव कर रही है चीजें अपने पक्ष में लाने के लिए। इस वजह से कांग्रेस एक अलग सिनेरियो क्रिएट करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गौरव, आपने हमें काफी हद तक इस सीट को लेकर ऐतिहासिक तौर पर देखे तो जानकारी दे दी है। आगे की बात करेंगे हम, पंकज जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि अब हमें ये बताने वाले हैं कि अगर हम जातीय समीकरणों को देखें तो कौन सी पार्टी हमें यहाँ पर ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। जातीय समीकरण क्या कहते हैं यहाँ पर फूलपुर के? देखिए, यहाँ का जो जातीय समीकरण है, ये सीट दलित बहुल सीट है और यहाँ दलित और यादव और मुस्लिम का जो वोट को अगर हम जोड़ दें तो समाजवादी पार्टी का आधा, अगर ये सीट फिलहाल अगर हम मान के चलें ये समाजवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में से कौन लड़ता है तो ये समाजवादी पार्टी का आधा खेल हो जाता है। यहाँ पे इस सीट की अगर टोटल वोटों की बात करें तो तकरीबन 4 लाख से के आसपास, 4 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है। उसमें पुरुष मतदाता आपको 2.25 लाख है और 1,83,000 के आसपास महिलाएं हैं। इसमें ये अनुसूचित जनजाति के यहाँ 75,000 हैं, यादव 70,000, पटेल 60,000, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 45,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000। तो मैंने जो आपको बोला, अगर हम यहाँ देखें यादव और इनको अनुसूचित जाति और मुस्लिम को अगर जोड़ देते हैं तो समीकरण हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटी ओबीसी वोटर्स यहाँ पर निर्णायक है और साथ में जो एससी वोटर्स हैं वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बाकी जातियों के अगर हम कंपैरिजन में देखें। लेकिन इस सीट के सबसे बड़ा जो खूबसूरती है या मुझे जो ये सीट समझ में आया, जो पहले इस सीट पे कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी, फिर बीजेपी इस सीट में आपको देखिए हो गए। हाँ, मतलब अगर हम ऐसे एक परंपरागत सीट है 1985 के बाद ये यहाँ से साफ एक बार भी नहीं गया। लेकिन इस सीट से आप अगर देखिए यहाँ से तो इलाहाबाद और ये जो उनका सांसद इस बार जीता है, जो सांसद जीता है उनको इन्होंने कॉन्फिडेंस है, उज्जवल रमन सिंह यहाँ से जीते हैं, तो उज्जवल रमन सिंह को इन्होंने यहाँ का पर्यवेक्षक बनाया और ये जो है समाजवादी पार्टी से दावा भी ठोक रहे हैं जो ये सीट हमारा परंपरागत सीट है, हमें दे दीजिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, इस सीट से आपको 2017 में और 2022 में लगातार 2 बार ये बीजेपी के खाते में ये सीट है। अब इस सीट पे सबसे लेकिन पहली एंट्री यहाँ पे 2014 में हो गई थी। यहाँ से जो केशव प्रसाद मौर्य चुने गए थे और ये केशव प्रसाद मौर्य वही है जो उत्तर प्रदेश के यहाँ से सांसद रहे, डिप्टी रहे और इस सीट का पर्यवेक्षक भी बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य, उनके पास ये पूरी तरह से जिम्मेदारी सीट जीतकर आपको देनी। और ये केशव प्रसाद मौर्य वही है जो अगर मतलब अंदरूनी बात करें तो, और जो ये केशव प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने सीएम योगी के खिलाफ बिगुल फूंका था। बिल्कुल। तो केशव प्रसाद मौर्य की किसी की ये परीक्षा अगर किसी एक की सबसे बड़ी परीक्षा है तो केशव प्रसाद मौर्य की है जो इस सीट को जिताना। अगर केशव प्रसाद मौर्य इस सीट को जिता नहीं पाते हैं तो फिर उनके लिए बड़ा कठिन मतलब रास्ता होगा। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है इंद्रजीत सरोज, वो खुद भी कौशाम्बी से आते हैं। अब उन्हें अगर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के सामने खड़ा किया गया है तो जाहिर है कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि एक तो उनके क्षेत्र से ही आते हैं और दूसरा अगर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के सामने कोई चुनौती दे सकता है तो इंद्रजीत सरोज एक अच्छा चेहरा है, इसीलिए ये समाजवादी पार्टी ने उनको चुना है। तो ये चुनाव काफी मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए भी, भले ही यहाँ से बीजेपी पिछले 2 बार से चुनाव जीत रही है। हालांकि प्रवीण पटेल यहाँ से विधायक थे जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में सांसदीय का चुनाव जीत लिया, उसके बाद ये सीट खाली हो गई। हाँ, लेकिन ये देखिए इस पे जो समाजवादी पार्टी जो 2022 का चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको करीब 3,000 तकरीबन वोट से हराया था, तो वोट का मार्जिन विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा था नहीं, तो इसलिए ये सीट बहुत ही मतलब ये सीट है, इसलिए इस सीट पे कांग्रेस भी दावा ठोक रही है। अगर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और इसका हो जाता है तो कांग्रेस यहाँ का प्रत्याशी निकल जाएगा। अभी जो खबरें आ रही है 4 सीट कांग्रेस ने डिमांड किया है
जो टोटल 10 है, 10 में से 5 पे ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के इसमें है, हिस्से में, तो बचा 5 में से बोल रहा है 4 हमें दे दीजिए, मतलब समाजवादी पार्टी 6। लेकिन अब जो अंदरूनी खबरें आ रही है, जो 3 सीट कांग्रेस को है उसमें मिलने जा रहा है, उसमें से 1 सीट हो सकता है जो फुलपुर भी शामिल हो, जो कांग्रेस जहां से कांग्रेस चुनाव लड़े। तो इसलिए इस लिहाज से ये फुलपुर सीट काफी मतलब क्रूशियल है, ठीक है। और ऐसे देखें तो अखिलेश यादव के लिए वो पीडीए फॉर्मूला के तहत ये भी सीट फिट। अच्छा, पीडीए की बात यहाँ पर आपने की है, अब क्योंकि अखिलेश यादव की फिलहाल ये रणनीति है इन चुनावों में कि पीडीए के फॉर्मूले के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे, यानी कि हर बूथ पर वो युवाओं को तरजीह देंगे और घर घर जाकर एक तो पीडीए का प्रचार करना है, और संविधान खतरे में है, इस बात को विपक्ष भूला नहीं है कि इसी की वजह से उन्होंने इस चुनाव में बाजी मारी है। हाँ, और शायद वो इस बात को भुनाने के लिए इस बार उपचुनाव जो हो रहे हैं इसमें भी यही फॉर्मूला देखिए दो विपक्षी पार्टी, मतलब जो इंडिया गठबंधन का कमोवेश जो लोकसभा चुनाव में जिस ढर्रे पे उत्तर प्रदेश में ये लोग चुनाव लड़े थे, जो फॉर्मूला था, जो केंद्र के जो ये संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है, या 1 नेशन 1 कानून ले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जनसंख्या वो क्या बोलते हैं जाति जनगणना नहीं ये होने देंगे, तो इनका कमोवेश वही चुनाव प्रचार का तरीका रहेगा। लेकिन बीजेपी ने अपना तरीका चेंज कर दिया है। बीजेपी बोलता है जो तुम आप जाइए, लोकसभा चुनाव में हमने क्या देखा, जो बीजेपी मोदी चेहरा और मोदी की सरकार में जो कार्यकाल है उसको वो मुद्दा था। लेकिन अब बीजेपी बोल रही है, जो आप हर एक नेताओं को बोला जो भैया जाइए, जो जिनको प्रभार दिया गया और जो सुपर 30 है सबको बोला गया जो हर इलाके में जाइए, 2 रात कम से कम हफ्ता में गुजारिए, और वहां जाके ये बोलिए जो मोदी ने जो वादे किए थे सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं, उस क्षेत्र में जो काम हुआ वो काम को बताइए। उसके बाद इनसे बड़ा चीज जो बोला है, जो जाइए जो लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया था, वो प्रोपेगेंडा था, कहाँ गया उनका जो 1 लाख रुपए सालाना जो उन्होंने हर महिलाओं को, हर फैमिली की महिलाओं को देने की बात कही थी। उसके बाद से उन्होंने जितने भी चीज किए थे, जैसे आरक्षण को खत्म करने के बाद तो उस पर वो झूठ आरोप लगा रहे थे, कहाँ आरक्षण खत्म हुआ, संविधान परिवर्तन कहाँ संविधान परिवर्तन हुआ। तो इन चीजों का मतलब इनका जो अभी बीजेपी का एग्रेशन ये है, जिस उपचुनाव में 10 सीटों पे जो इंडिया गठबंधन के खास करके समाजवादी पार्टी को ये बताओ ये झूठे हैं, ये झूठ की राजनीति के तहत ये उत्तर प्रदेश में कामयाब हुए हैं, इनका सिर्फ झूठ का राजनीति करना है। उसके बाद से देखिए जो अभी जो महिलाओं के खिलाफ जो कुछ अपराध के आपराधिक मामले आए, खास करके 2 उत्तर प्रदेश में, उससे तो समाजवादी पार्टी काफी बैकफुट है। बैकफुट पे समाजवादी, अयोध्या और कन्नौज में समाजवादी पार्टी बैकफुट पे, और इस मुद्दे को लेके काफी एग्रेशन में बीजेपी है। और बीजेपी के लिए मतलब मुफीद क्या करना, मतलब थोड़ा सा ये है मौका है, सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है। मैं ये बोल रहा था जो देखिए अभी कलकत्ता वाला जो कांड हो गया महिला डॉक्टर के साथ, तो इस मामले को लेके भी बीजेपी के नेताओं को, जैसे आज सुधांशु त्रिवेदी ने आज बयान दिया, जो जब से यूपी में 2 लड़के आए तब से इस तरह के अपराध बढ़े हैं, और इनका जो है सो उस मामले से कलकत्ता के मामले को भी से भी इनको जोड़ दिया, क्योंकि कलकत्ता में भी अगर एक तरह से देखें तो इंडिया गठबंधन की सरकार है, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की पार्ट है, तो इंडिया गठबंधन के क्षेत्र में हो रहा है। तो ये पूरे मामले को लोगों को, महिलाओं को भी अपने इसमें और सुरक्षा कानून व्यवस्था को मुद्दा बना के योगी सरकार और जो बीजेपी है उपचुनाव में जा रही है, और काफी एग्रेसिव बीजेपी है। यानी कि देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और भी है कि जो खींचतान चल रही है कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में, हालांकि प्रचार प्रसार दोनों ही करने में लगे हुए हैं, थोड़े दिन और है, ये साफ हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी होगा। जैसे आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हाँ, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उम्मीद किया जा रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो आज जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर कि शायद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भी कुछ हो, तो लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए तो नहीं हुआ। तो अब देखते हैं जो चुनाव आयोग उसको कब ऐलान करता है। तो हो सकता है जो महाराष्ट्र और आपको महाराष्ट्र के साथ महाराष्ट्र और झारखंड का जो विधानसभा चुनाव होता है उसके साथ ये उपचुनाव भी कराए जा सकते हैं। तो उसका तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद उसका आपको सितंबर में, मान लीजिए सितंबर में उसका अगर ये हो जाता है, डेट अनाउंस हो जाता है, तो आपको अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि नवंबर तक चुनाव हो जाने हैं ये, तो नवंबर तक चुनाव हो जाएगा। चलिए तो यानी कि ये तो वक्त बताएगा कि आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन अभी इसका मोमेंटम देखिए इस चुनाव का, 10 विधानसभा उपचुनाव का 10 सीट पे होने वाला, जो देखिए कितने पहले से न तारीख का जानकारी न कुछ, और सभी पार्टियां
किस तरह से मतलब इस 10 सीट के लिए एकदम फाइट में, ये तो लग ही नहीं रहा उपचुनाव, ये तो लग रहा है जो मतलब राज्य 2027 के चुनावों से पहले एक ट्रेलर है, आप एकदम सही जो कि तस्वीर साफ करेगा कि आखिर किस पार्टी के लिए आगे आने वाले जो चुनाव हैं वो उसके हक में होंगे। तो इसीलिए तमाम पार्टीज अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं कि इन चुनावों में वो जीत हासिल कर सके। बहरहाल इंडी गठबंधन में जो खींचतान यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर, सीट को लेकर चल रही है, ये भी वक्त के साथ ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से ही फूलपुर सीट को लेकर तैयारी चल रही है। जब बात होगी आपस में तब शायद साफ हो कि आखिर इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी तैयारी पूरी है। बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट की जो छवि है और जो नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसे साफ करने की कोशिश इन उपचुनावों में बीजेपी की रहने वाली है। नुकसान की भरपाई, उस नुकसान की भरपाई बीजेपी इन उपचुनावों में जरूर करेगी, बिल्कुल सूद समेत करेगी। तो देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल आपको जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।